Okay, good morning students. Today we will start the concept of the resolving power of the instruments, optical instruments. हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में मैग्नीफाइंग पावर निकाली थी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, लेकिन यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स में हम लोग निकालेंगे इसकी रिजॉल्विंग पावर. सो टुडे वी आर टेकिंग द वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दैट इज़ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. और पहले बात समझेंगे हम लोग कि ये रिजॉल्विंग पावर एक्चुअल में है क्या हमारे पास. ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ रिजॉल्विंग पावर. क्या होता है इन रे ऑप्टिक्स? वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हेन एवर वी यूज अ लेंस, एक लेंस हम लोगों ने यूज कर लिया, एक कन्वेक्स लेंस. इसकी एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया हम लोगों ने यहाँ, जैसे एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस वन. The image is formed, the image of the point object that is formed as a point object on its principal axis. लेकिन अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि whenever the light that passes through the aperture, then it diffract. Due to the diffraction pattern, what happens that यहाँ पर अगर हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाए तो इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम, फिर आपके पास मिनिमम, और मिनिमम फिर इस तरीके से मिनिमम, और इस साइड को भी ये मिनिमम मिनिमम और ये मिनिमम. सो द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ द सेंटर एज अ ब्राइट, इसका सेंटर कैसे आएगा, ब्राइट आएगा, सराउंडेड बाय अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रेंज. इस तरीके से हमारे पास क्या बनेंगे, डार्क एंड ब्राइट रिंग्स. ये तो हमारे पास बनेगा, बीच वाला जो बना दैट विल बी ब्राइट, यहाँ पर ये वाली डार्क रिंग, फिर आपके पास ब्राइट आएगी, फिर डार्क आएगी, फिर ब्राइट आएगी आपके पास. इट मीन्स दैट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द लेंस दैट इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द लाइट, दैट इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द लाइट इन विच द सेंटर इज ऑलवेज अ ब्राइट. अब हमारे पास कई बार ये क्वेश्चन आता है मीन्स जब भी हमारे पास लाइट जो है, किसी भी लाइट के पाथ में कोई लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट दैट ट्रेवल्स एंड एनी टाइनी ऑब्जेक्ट दैट कम्स इन द पाथ ऑफ द लाइट, देन व्हाट इज द सेंटर ऑफ द नेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल, विल इट ब्राइट और इट डार्क. सो जब भी हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल का साइज बहुत कम होगा, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, देन ड्यू टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द लाइट द सेंटर ऑफ द शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल दैट विल बी ब्राइट, ऑलवेज अ ब्राइट. हमेशा क्या होगा आपके पास, ब्राइट होगा. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई आपके पास उसका शैडो का जो सेंटर है वो किस तरीके का आएगा. अब एक्चुअल में हम लोग जब भी ये इमेजेस फॉर्म होती हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर देखते हैं. अब बात आती है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर. एक्चुअल में हुआ क्या, रिजॉल्विंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर मान लो हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट, ये मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये बिल्कुल पास पास हैं हमारे पास, इस तरीके से मैंने लिख दिया, बिल्कुल पास पास ले लिया मैंने. इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज किया, किसी इंस्ट्रूमेंट ने इनको क्या कर दिया, दूर दूर दिखा दिया. जैसे ये है पास पास, और मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया, ये लेंस मैंने यूज कर लिया, और इनकी इमेजेस जो है वो इसने क्या दिखा दी, ये दूर दूर दिखा दी. इट मीन्स ये क्या कर दिया, इनको रिजॉल्व कर दिया. सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज its ability to show the distinct images of a very close objects.
तो रिजॉल्विंग पावर से मतलब हो गया हमारे पास कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को सेपरेटली दिखा देना, जो कि हम लोग नेक्ड आई से हम लोग उनको सेपरेट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग उनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे, तो कैसे दिख जाए आपके पास, अलग अलग दिख जाए। अब अकॉर्डिंग टू रेले, रेले ने क्या बोला, देखो हमने पहले ही बात कर ली कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के थ्रू देखेंगे, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या लगे हैं, लेंसेस लगे हुए हैं, सो देन वी सी द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या देखेंगे, उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे। तो रेले ने क्या बोला कि दैट द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, एनी टू ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी can just be seen separate. Just be seen separate means just resolved. हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, just resolved. When central maximum of one object, central maximum of diffraction pattern of one object lies in first secondary minimum of diffraction pattern of second object। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे दो ऑब्जेक्ट आ गए हमारे पास, एक ये आ गया ए, इसका ये सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा आ गया, और बी आ गया, तो इसका ये जो फर्स्ट सेकेंड, ये जो मैक्सिमा है आपके पास बी के किस में आना चाहिए, ये मान लो अगर आपके पास बी है, तो बी का इसका जो आपके पास ये मैक्सिमा है, दैट शुड लाई इन द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ बी। बी के किस में लाई करना चाहिए, ये मिनिमा में लाई करना चाहिए, तभी हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज दीज टू ऑब्जेक्ट्स, दीज कैन नेवर बी रिजॉल्व। इट मीन्स if the central maxima of the two objects coincide, then these can never be resolved by any optical instrument। हम लोग उनको कभी भी किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो है वो रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या आ गई कि कम से कम एक का जो सेंट्रल मैक्सिमा है दूसरे के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा में लाई करना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगी आपके पास, इसको देखते हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकलती है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, जैसे मैंने ये ले लिए दो ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल पास पास है, तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो नेक्ड आई से हमारे पास क्या है कि थोड़े से ये बिल्कुल पास पास लग रहे हैं, मुझे नेक्ड आई से डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है कि ज़्यादा दूर दूर हैं, मिले हुए नज़र आ रहे हैं। कोई हम लोगों ने क्या किया कि माइक्रोस्कोप लिया और इनको रिजॉल्व कर दिया, दूर दूर दिखा दिया, तो इनके बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने क्या कर दिया कि इनको रिजॉल्व कर दिया। मान लो कोई एक ऐसा माइक्रोस्कोप लिया, मैंने क्या किया, इनके बीच की डिस्टेंस को और कम कर दिया, ये कर दिया मैंने, इस तरीके से कर दिया, बिल्कुल मिले हुए हैं। एक जो है आपके पास माइक्रोस्कोप इनको अलग अलग नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन दूसरा हम लोगों ने हाई पावर वाला माइक्रोस्कोप ले लिया, उसने क्या कर दिया, इनको फिर से अलग अलग दिखा दिया, अलग अलग इनको दिखा दिया। मान लो इनकी इमेजेस जो है इस तरीके से बना दी उसने, ऐसे करके इस तरह से बना दी, अलग अलग दिखा दिया, इनको रिजॉल्व कर दिया। तो हमारे पास किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की लिमिट क्या होगी, लिमिट का मतलब होता है ये डिस्टेंस,
ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की कम से कम दूरी, ताकि इन दोनों को किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग दिखाया जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या हुआ, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी जस्ट सीन सेपरेट। जस्ट सीन सेपरेट मतलब उसी दौरान, जस्ट सीन सेपरेट मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा दूर, जस्ट सीन सेपरेट बाय यूजिंग द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज नोन एज अ लिमिट ऑफ अ रेजोल्यूशन। तो ये क्या हो गया आपके पास, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स which can be just seen separate by using the optical instrument. Optical instrument is the limit of resolution of the instrument. अब भाई अगर मान लो कोई भी आपके पास क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर कम दूरी है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम है और उनको वो सेपरेट करके दिखा देता है, इसका मतलब उसकी पावर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट द रिलेशन बिटवीन रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मीन्स स्मॉलर इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मीन्स स्मॉलर इज द डिस्टेंस, हायर इज द रिजॉल्विंग पावर। मतलब जिसने जितनी कम डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर करके दिखा दिया, इस तरीके से अलग अलग दिखा दिया ऐसे, तो इसका मतलब उसकी पावर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कम है, और ये क्या हो गई, पावर क्या हो गई उसकी, ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, द रिजॉल्विंग पावर of the optical instrument, that is 1 upon limit of resolution. ये ध्यान में रखना है फार्मूला, इसको हम लोगों ने यूज कर। रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द लिमिट ऑफ अ रेजोल्यूशन। अब निकालते हैं हम लोग रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, निकाल के चलेंगे। अब इनको ध्यान से समझना है। कुल मिलाकर के हमने पहले निकालनी है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और उसके बाद निकालेंगे हम लोग क्या, रिजॉल्विंग पावर। तो पहले बात करते हैं हम लोग रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। पहली बात, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप हुआ क्या, इट इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू शो distinct images of two close point objects, अलग अलग दिखाना। रिजॉल्विंग पावर मतलब किन्हीं दो को सेपरेट दिखाना, मतलब सेपरेट दिखाना, डिस्टिंक्ट इमेजेस दिखा दी, डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट इमेजेस उनके दिखा दी। हमने निकालनी है यहां पर इसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। पहले बात करेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इसको डिनोट करेंगे हम लोग डी से। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास अगर ये ऑब्जेक्टिव है
ऑब्जेक्टिव लेंस मान लिया मैंने, ये माइक्रोस्कोप देखा था हम लोगों ने, ये ऑब्जेक्टिव लेंस मान लिया मैंने, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने ओ, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ से लाइट रेज एंटर होंगी तो मैं मैक्सिमम एंगल की बात करूँगा जो ऑब्जेक्टिव के ऊपर बनाएगा, यहाँ पर रेज जो मैक्सिमम एंगल बना रही हैं यहाँ से, और यहाँ से मान लो ये चली गई सीधी इस तरीके से लाइट। ये एंगल थीटा, दिस एंगल दिस इज आल्सो थीटा। ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट और ये आ गया ऑब्जेक्टिव। लेंस हमारे पास इस तरीके से। सो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या हुई? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इज द, it is the minimum distance between 2 point objects whose images are just seen separate in the microscope। तो मिनिमम डिस्टेंस आ गई दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की, जिनकी इमेजेस क्या की गई, जस्ट सीन सेपरेट इन द माइक्रोस्कोप। तो मान लो हमारे पास ये डी क्या करती है, डी वेरीज, this D, limit of resolution D varies, पहली बात आप लोगों के पास, directly with the wavelength of light, lambda, जो लाइट हम लोगों ने यूज की है। सेकंड वन, inversely the cone angle of rays from one of the two objects, one of the two objects subtends while entering the objective। तो ये एंगल कितना है हमारे पास, ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 2 थीटा। भाई एक ऑब्जेक्ट जो है कितना एंगल बनाएगा यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव में एंटर करेगा, तो इसका मतलब आपके पास ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या आ गया आपके पास, दिस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप D, that is directly proportional to wavelength and inversely proportional to 2 theta। अगर मान लो आपके पास क्या है, when angle is small, theta is very small, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सो डी दैट वेरीज डायरेक्टली एज लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। मैं क्या करूं, यहां से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कांस्टेंट पुट करूंगा, दिस इज कांस्टेंट इज 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। अगर मान लो यहाँ पर कई जगह पर कई बुक्स में ये कांस्टेंट 1 दिया गया है, सो यू कैन यूज दिस कांस्टेंट एज अ 1 आल्सो, कोई दिक्कत नहीं। 1.22 दैट इज आल्सो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 के बराबर ही आपके पास आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखते हैं हम लोग, अगर मान लो आपके पास इफ
be the refractive index of transparent medium. Between object and ऑब्जेक्टिव लेंस, इन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में कोई मान लो मीडियम रख दिया हम लोगों ने, यहाँ पर कुछ भी रख दिया हम लोगों ने, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वेवलेंथ चेंज होगी। वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, लैम्डा अपॉन म्यू के बराबर आ जाएगी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर d दैट इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो गई, लैम्डा अपॉन म्यू। ये हो गई लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। Therefore, resolving power of microscope is equal to 1 upon limit of resolution. So, resolving power of microscope is equal to, इसका रेसिप्रोकल ले दो बेटा, 2 म्यू साइन ऑफ थीटा अपॉन 1.22 into lambda. This is the resolving power of the microscope. ये फार्मूला ध्यान में रखना आप लोगों ने, ये और ये दोनों, क्योंकि रीजनिंग पूछी जाती है इसमें। ये डिराइव करने के लिए कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से कि इसको डिराइव करवा दो। सिंपली ये फार्मूला और ये फार्मूला और इससे रीजनिंग जो अभी हम लोग करेंगे वो आप लोगों से पूछी जाती है। हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। रिजॉल्विंग पावर अलग चीज है, मैग्नीफाइंग पावर अलग चीज है। मैग्नीफाइंग पावर होता है हमारे पास कि किसी चीज को कितना बड़ा कर करके दिखाना, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर होती है किसी चीज को कितना डिस्टिंक्ट, मतलब हम लोग ने सेपरेट कर करके दिखाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज अ रिजॉल्व करना। रिजॉल्व मतलब सेपरेट और मैग्नीफाइंग मतलब बड़ा कर करके दिखाना, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी रीजनिंग की। तो ये दो फार्मूले आप लोगों ने बिल्कुल दिमाग में रखने हैं और यहाँ पर देखना है, इस डायग्राम को ध्यान में रखना है, यहाँ पर है क्या क्या। एक्चुअल में एक चीज और है यहाँ पर, ये जो म्यू साइन थीटा है इज कॉल्ड द मैकेनिकल अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। कई बार इस पूरे की वैल्यू दी गई होती है म्यू साइन थीटा, दैट इज द मैकेनिकल अपर्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज दिस वन। इट मींस ये पूरी वैल्यू दी गई है, म्यू साइन थीटा आपके पास दे रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज अ मैकेनिकल अपर्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप। सॉरी, दिस वन इज अ न्यूमेरिकल अपर्चर, नॉट मैकेनिकल, इट इज अ न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर। क्लैरिफाई कर लें इसको, दिस इज नोन एज अ न्यूमेरिकल अपर्चर। समटाइम क्या होता है कि न्यूमेरिकल अपर्चर आपके पास दे दिया, तो न्यूमेरिकल अपर्चर जब भी आपके पास दिए गए हैं आप लोगों ने इसको क्या करना है, ये वैल्यू पूरी की पूरी लिख देनी है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपके पास न्यूमेरिकल अपर्चर। अब बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग में आते हैं हम लोग। पहली बात हमारे पास, अगर रिजॉल्विंग पावर की बात करूं मैं, रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से समझेंगे आप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप किसके बराबर है, हम लोगों ने अभी अभी निकाली, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। कई बुक्स में मैं बोल रहा हूँ फिर से, ये नहीं दिखेगा आप लोगों को फैक्टर, इसकी जगह 1 ही लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ तो 1.22 आप लोगों ने लेना है यहाँ पर साथ में, ठीक है। हमारे पास पहली बात, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप varies inversely as wavelength. Therefore, the resolving power of microscope increases with decrease in wavelength.
ऑफ लाइट। लैम्डा कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए जब भी माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है देन वी यूज ब्लू लाइट, ठीक है। देयरफॉर वी यूज ब्लू लाइट ऑफ लेस लैम्डा टू इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट्स, जब भी माइक्रोस्कोप के अंदर इनको देखा जाता है। दूसरी बात ध्यान में, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, कम होगी। सेकेंड वन हमारे पास क्या है, रिजॉल्विंग पावर दैट ऑफ माइक्रोस्कोप that varies directly as refractive index of the medium between the objective lens and the object. That's why therefore glass or glycerine is used between object and ऑब्जेक्टिव लेंस। बायोलॉजी वाले बच्चों को पता होगा, जब भी माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हम लोग इसका या तो ग्लास का यूज़ करते हैं। स्लाइड्स को देखते हो आप लोग तो ग्लास की प्लेट लगाते हैं हम लोग, एक ग्लास के नीचे रखी होती है स्लाइड, वो क्या करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर देगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात आप लोगों के पास ग्लिसरीन में रखा जाता है, कई बहुत सारे स्पेसिमेन जो है उनको किस में रखा जाता है, ग्लिसरीन में रखा जाता है। तो ग्लिसरीन दैट इज आल्सो ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थर्ड वन, अगर हम लोग देखें रिजॉल्विंग पावर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। सो व्हेन अपर्चर और डायमीटर, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अपर्चर और डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्ज, देन क्या होगा, थीटा इज लार्ज। भाई ये जितना बड़ा होगा उतना एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। थीटा लार्ज होगा तो साइन थीटा इज लार्ज, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लार्ज आएगी। हेंस रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेस। सो बाय यूजिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर वी कैन इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। लास्ट, फोकल लेंथ हमारे पास यहां पर कहीं नहीं आ रही है, सो इट मीन्स देयर इज नो इफेक्ट। ये भी पूछा जाता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑन द resolving power of microscope। कई बार बोल दिया जाता है ऐसे कि दैट द फोकल लेंथ वी यूजेज आ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ हाई फोकल लेंथ इन द माइक्रोस्कोप विल द रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमें पता है कि यहाँ पर फार्मूला में कहीं पर आ ही नहीं रहा है ये, तो इसका मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो ये इंक्रीज होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिए किसकी वजह से इंक्रीज करना है हम लोगों ने, बाय यूजिंग अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू वेरी होगी बाय इंक्रीजिंग द अपर्चर। अपर्चर हाई मतलब लार्ज अपर्चर का हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस अगर यूज कर लें तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ अ फोकल लेंथ ऑन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाती है रीजनिंग। बस ये 4 पॉइंट है, इनको बिल्कुल ध्यान में रख लो आप लोग, रीजनिंग हो गई इसकी।
यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से कुछ रहेगा या फिर आप लोगों के पास। अब बात करते हैं हम लोग रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। Resolving power of telescope. टेलीस्कोप की क्या है रिजॉल्विंग पावर? सो इट इज द एबिलिटी ऑफ टेलीस्कोप टू शो the distinct images of very close distant objects। दूर की चीजें देखने में काम आता है टेलीस्कोप, जो कि बहुत पास पास दिख रहे हैं हम लोगों को, उनको क्या करना है, दूर दूर दिखा देना है। तो वो उसी एबिलिटी को क्या बोल दिया हम लोगों ने, दैट इज नोन एज अ रिजॉल्विंग पावर। ये हमारे पास आ गया, मान लो दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप। ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने मान ली, यहाँ पर कोई दो स्टार मैंने मान लिए, दो से जो है लाइट रे जो है यहाँ पर आ रही हैं, बहुत दूर है आपके पास। एक यहाँ जैसे मान लिया और एक यहाँ जैसे मान लिया, S1 मान लिया, S2 मान लिया। यहाँ से जो लाइट रेज आ रहे हैं, दिस मेक्स एंगल d थीटा एट द ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर सो हियर the limit of resolution that is measured by this angle d theta, कितना एंगल बनाता है आपके पास? तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालने किससे डिनोट करेंगे, d थीटा। इट इज द मिनिमम एंगल, क्या है ये, मिनिमम एंगल d थीटा made by the light rays from the 2-point distant objects at the objective lens, which can be just seen separate by using the telescope। तो कम से कम कितने एंगल होना चाहिए लाइट रेज जो यहाँ पर बना रही है, ताकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाए, दीज आर जस्ट सीन सेपरेट। अब ये जो d थीटा है, d थीटा दैट इज अ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन दैट वेरीज, इट वेरीज नंबर 1 डायरेक्टली as the wavelength of light। दूसरा आपके पास अपर्चर inversely as the अपर्चर और डायमीटर भी इसको बोलते हैं हम लोग। अपर्चर मतलब डायमीटर d ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो किस किस के ऊपर डिपेंड हो गया, एक तो लैम्डा और दूसरा किसके ऊपर, d दैट्स द डायमीटर ऑफ द
दिस वन अपर्चर। अब यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आ गया, दैट दिस डी थीटा दैट वेरीज डायरेक्टली एज लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट दिस डी थीटा that is equal to 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ये आ गया आपके पास लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो रिजॉल्विंग पावर क्या हुई हमारे पास अब, तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो निकालते हैं हम लोग therefore रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। वन अपॉन डी थीटा, सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप is equal to d upon 1.22 lambda. This one is the resolving power. ये ध्यान में रखनी है आपको, ये और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, दिस ये दो चीजें निकालने को मैं फिर बोल रहा हूँ नहीं आएगी आप लोगों को, यही चीजें ये रिजल्ट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं यहाँ से। और यहाँ से बात करते हैं हम रीजनिंग की, क्वेश्चन कहाँ से आपके पास पूछे जाते हैं, वेरिएशन। पहली बात हमारे पास इन दिस केस, भाई जब माइक्रोस्कोप था तब तो हम लोगों के पास क्या था, ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में था, हम लोगों ने लाइट अपनी मर्जी से यूज कर ली उसको इल्यूमिनेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए। लेकिन टेलीस्कोप्स क्या करते हैं, हम लोग बहुत दूर की चीजें देखते हैं, जैसे मान लो हम लोग ने स्टार्स को देखना है तो उनको थोड़ी इल्यूमिनेट कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब we cannot use the light of our desirable wavelength, नहीं यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, सनलाइट के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ रहा है। सो इट मीन्स दैट रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैन नॉट बी चेंज्ड बाय चेंजिंग lambda as we only use sunlight। मजबूरी है हमारी कि सिर्फ क्या करते हैं हम लोग सनलाइट यूज करते हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं हुआ। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई यहाँ पर लैम्डा डिक्रीज हो गया तो ये इंक्रीज हो गया, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इल्यूमिनेट कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात हमारे पास रिजॉल्विंग पावर of telescope that varies directly as the diameter or the aperture of the objective lens. Therefore, it can be increased by using the objective lens of a लार्ज अपर्चर का लेंस यूज करेंगे तो हो जाएगी। थर्ड वन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फोकल लेंथ of objective lens। ध्यान, मैग्नीफाइंग पावर की बात की थी हमारे पास, तो वो डिपेंड की थी हमारे पास, चाहे हम लोगों ने माइक्रोस्कोप की बात की थी, चाहे हम लोगों ने टेलीस्कोप की बात की थी, लेकिन हमारे पास ये जो है, जो रिजॉल्विंग पावर है, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ से हमारे पास क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। तो इसलिए जब भी फोकल लेंथ की बात आए हमारे पास, तो जो रिजॉल्विंग पावर है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फोकल लेंथ। हमेशा ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि ये क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ से इंडिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, अब ये कंसेप्ट तो हो गया पूरा। बात करते हैं अब हम लोग इसकी, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं रिलेटेड टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले हम लोग लेकर के चलेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस।
डिफ्रैक्शन से कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, और कुछ हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। इनको बिल्कुल अच्छे से करना है। रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है आप लोगों के पास, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कई बार आप लोगों से रे डायग्राम बनवाई जाती है, चाहे टेलीस्कोप की बनवा दी जाए, चाहे आप लोगों के पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बनवा दी जाए, और उसके बाद क्वेश्चन पूछते रहता है रिलेटेड टू द रिजॉल्विंग पावर, नॉट रिलेटेड टू द मैग्नीफाइंग पावर, रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर का कंसेप्ट आप लोगों ने यहाँ से देना है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर का कंसेप्ट हम लोगों ने कहाँ पर दिया था, रे ऑप्टिक्स में, और रिजॉल्विंग पावर का कंसेप्ट आप लोगों ने यहाँ से देना है, कहाँ से, वेव ऑप्टिक्स से देना है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10.5 एनसीईआरटी का। इसमें बोला गया है इन एग्जाम्पल 10.3 व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमम। कितने मैक्सिमम, 10 मैक्सिमम ऑफ इंटरफियरेंस। मैक्सिमम ऑफ the double slit pattern within the central maxima of the single slit pattern। तो 10.3 में जो जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। हमारे पास 10.3 में दिया था द टू स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब 2 स्लिट्स दी गई थी 1 mm अपार्ट, और हमारे पास जो वेवलेंथ दे दी गई थी, वेवलेंथ दे दी गई थी 500 नैनोमीटर। अब ध्यान, ये है हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न का, इस तरीके से बनता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बना है, ऐसे। ये हमारे पास बोला गया है कि भाई इतने मैक्सिमा में इस विड्थ के लिए कितने मिनिमम आपके पास मैक्सिमम आने चाहिए, डबल स्लिट की वजह से 10 आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिंगल स्लिट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो हम लोग एंगुलर विड्थ से कर लेंगे। तो हमें पता है कि दैट एंगुलर विड्थ दैट इज n इंटू थीटा। किस केस में, इंटरफियरेंस में। ये हो गई 10 की विड्थ, 10 मैक्सिमा की विड्थ हो गई आपके पास, ठीक है। दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आपके पास, 2 लैम्डा अपॉन, इसको मैं लिख देता हूं पहले 2 थीटा। ये अलग है, ये किसका हो गया, डिफ्रैक्शन का। तो यहां से n थीटा की बात करूं तो मेरे पास आ रहा है n लैम्डा बाई टी, दैट शुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए। लैम्डा से तो लैम्डा कैंसल आउट हो गया, तो n अपॉन डी दैट इज इक्वल टू 2 बाई ए। तो a दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 बाई n इंटू डी। सो a दैट इज इक्वल टू 2 बाई 10 इंटू डी कितना है, 1 mm। तो दिस विड्थ दैट इज इक्वल टू 0.2 mm। दिस शुड बी द विड्थ ऑफ द slit so that 10 maxima that will be in the central maxima of the diffraction pattern। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको करना। एक क्वेश्चन और है डिफ्रैक्शन का, हम लोग डिफ्रैक्शन का ही देख के चल रहे हैं कंसेप्ट। आज डिफ्रैक्शन के ही क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस देख के चलेंगे। एक्सरसाइज में, एडिशनल एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 10.19।
एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। इसमें बोला गया है अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। वेवलेंथ दे दी गई आपके पास कितनी 500 नैनोमीटर, मतलब 500 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 मीटर। वी कैन से दैट 5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 मीटर। दिस वन इज गिवन। Falls on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away. स्क्रीन कहाँ पर लगाई गई है 1 मीटर away. This one 1 meter away. It is observed that the first minimum is at a distance of 2.5 mm. First minimum n first किसकी कंडीशन है, क्या है ये मिनिमम, कितनी डिस्टेंस के ऊपर है 2.5 mm मिलीमीटर। तो मैंने इसको लिख लिया 2.5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3 मीटर। मैं इसको लिख लूँ 25 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 4 मीटर। अपना तरीका है सॉल्व करने का, आप लोग जैसे मर्जी लिख लें इसको। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट, मतलब हम लोगों ने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द ए। हमें पता है दैट द पोजीशन ऑफ द मिनिमम दैट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई a। दिस इज द पोजीशन ऑफ मिनिमा इन केस ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न। ध्यान दें, मैक्सिमा सेकेंडरी मिनिमा सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें तो ये आता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 d अपॉन a। ये था आपके पास, ध्यान रखना है इसमें, ये सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस इज सेकेंडरी मिनिमा। तो यहाँ पर मिनिमा के लिए हम लोगों ने क्या निकालना है, ए निकालना है। ए इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन एक्स के बराबर आ गया। सो ए इज इक्वल टू एन कितना है बेटा आपके पास, एन इज 1, लैम्डा दैट इज 5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7, डी कितना है आपके पास 1 है, और एक्स कितना है आपके पास 25 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 4। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये 5 5 25 हो गए, तो मेरे पास बच गए यहाँ पर 10 रेस्ट पावर 4 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5। मैं इसको लिख लेता हूँ, एक 10 मैंने यहाँ पर रख लिया डिवाइडेड बाई 5 इंटू यहाँ पर 10 रेस्ट पावर 3 बच गया, 10 रेस्ट पावर ये आ गया माइनस 4 बच गया मेरे पास। तो ए इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 4 मीटर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3 मीटर, और a इज इक्वल टू 0.2 mm। दिस इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, 0.2 mm पास आ गई। दिस इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी और क्वेश्चंस के, अलग तरह के क्वेश्चंस। ये तो एनसीईआरटी के थे, हम अलग क्वेश्चन लेकर के जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सीखना है कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। फिर डिफ्रैक्शन के आप लोग अपनी बुक से करेंगे, जो आप लोगों के पास बुक है, एस.एल. अरोड़ा की बुक है आप लोगों के पास, वहां से कर लेना आप लोग। मेरे पास क्वेश्चन है दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। वेवलेंथ दे दी गई है मेरे पास 600 नैनोमीटर, मैं बाद में चेंज कर लूँगा। इज इंसिडेंट ऑन अ स्लिट और विड्थ, स्लिट की विड्थ दी गई है ए दैट इज 3 mm 3 मिलीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑन अ स्क्रीन केप्ट एट अ 3 मीटर अवे। डी दिया गया है 3 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। कैलकुलेट द लीनियर विड्थ। लीनियर विड्थ का मतलब आप लोगों के पास किसके निकालनी है, सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा हम लोगों ने यहाँ पर निकाल रहे हैं। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये निकलती है 2x, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये निकाला था, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा x आया था, और टोटल विड्थ दैट इज इक्वल टू 2x। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। इट इज 600 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 मीटर, दैट इज 6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 मीटर। ये 3 मिलीमीटर है, 3 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3 मीटर के बराबर आ गया। ये आपके पास इतने हैं। तो हमें पता है 2x दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई ए के बराबर। सो दिस 2x
ऐसे नहीं करना है 2 से 2 काट देना, अब गलत हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि हमें निकालना ही ये है 2x निकालना है। कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं 2 से 2 काट दिया बस आ गया जी भाई ये हमारे पास विड्थ हो गई, नहीं, ये हुई टोटल विड्थ हमारे पास 2x, ठीक है। तो 2x दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई ए के बराबर, तो 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 लैम्डा कितना है 6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7, डी कैपिटल डी हमारे पास कितना है 3 अपॉन ए कितना है 3 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3, इस 3 से हमारे पास ये 3 कैंसल आउट हो गया, तो 6 2 12, 10 रेस्ट पावर माइनस 4 मीटर, मतलब 1.2 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3 मीटर, सो दैट इज 1.2 mm. दिस इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोग 2 से 2 काट दे कहीं और बस सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपके पास क्या हो जाए, गलत हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्लिट 4 सेंटीमीटर वाइड, स्लिट दे रखी है हमारे पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, स्लिट है 4 सेंटीमीटर वाइड, 4 सेंटीमीटर 4 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 मीटर वाइड, is irradiated with a microwave of wavelength 2 सेंटीमीटर, वेवलेंथ भी कितनी है 2 सेंटीमीटर, माइक्रोवेव यूज की गई है 2 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। फाइंड द एंगुलर स्प्रेड ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर स्प्रेड निकालना है किसका, सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर स्प्रेड हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर स्प्रेड किसके बराबर, दैट इज 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए के बराबर, तो 2 आपके पास ये 2 लैम्डा कितना है 2 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 अपॉन ए कितना 4 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2, 2 2 जा 4 कैंसल आउट, 10 रेस्ट पावर माइनस 2 से 10 रेस्ट पावर माइनस 2 कैंसल आउट, सो 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1, अब एंगल है तो किसमें रहेगा, रेडियन में, बस दिस इज द एंगल स्प्रेड, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन थर्ड, इसको ध्यान से समझना कैसे दिया गया है आपके पास। इसमें बोला गया थर्ड वन में 2 स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ सोडियम हैव द वेवलेंथ्स 5890 एंगस्ट्रॉम, एक वेवलेंथ दे दी गई आपके पास लैम्डा 1 दैट इज इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5890 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 10 मीटर, और दूसरी वेवलेंथ दी गई है एंड 5896 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5896 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 10 मीटर। A sodium lamp sends incident plane waves on a slit of width 2 माइक्रोमीटर, स्लिट है कितनी 2 माइक्रोमीटर की, विड्थ जो दे रखी है तो 2 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 6 मीटर की ये दे रखी है आपके पास। A screen is located 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स, स्क्रीन कहाँ पर रख दी 2 मीटर के ऊपर रख दी। Find the spacing between first maxima of the 2 sodium lines as measured on the screen, इसके बीच में स्पेसिंग बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द 2 सोडियम लाइंस, फर्स्ट मैक्सिमा दोनों के लिए n इज इक्वल टू 1, किसकी बात करेंगे मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा की बात की गई है हमारे पास, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा, फॉर हमें पता है सेकेंडरी मैक्सिमा बाई x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 डी बाई ए, ये है। अब n इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू n 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2 लैम्डा डी बाई ए। अगर हम लोग x1 रखें तो x1 आपके पास कितना आ गया, दैट इज 3/2
लैम्डा 1 डी अपॉन ए, और x2 की बात करूं मैं तो किसके बराबर 3/2 लैम्डा 2 डी बाई ए। एज लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1, देयरफॉर x2 इज ग्रेटर देन x1, सो देयरफॉर स्पेसिंग दोनों के बीच में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, देखो 3/2 कॉमन है, इनसाइड आपके पास क्या आ गया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और यहाँ पर डी अपॉन ए के। सो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 3/2। इसको देखते हैं पहले, 5896 माइनस 5890 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 10, ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, इंटू डी, डी कितना है 2 अपॉन ए आपके पास कितना है बेटा 2 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 6, इस 2 से मैंने ये 2 कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास बच गया यहाँ पर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 3/2 एज इट इज मैं रख रहा हूं, इंटू यहाँ पर मेरे पास आ गया कितना 4 बच गया 6, देखो 96 माइनस 90 दैट इज 6 इंटू 10 रेस्ट पावर, ये -6 ऊपर चला गया तो हमारे पास बच गया यहाँ पर 10 रेस्ट पावर -4, ये हमारे पास आ गया कितना 3, सो x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेस्ट पावर -4 मीटर, और x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 0.9 इंटू 10 रेस्ट पावर -3 मीटर, और हम लोग बोल सकते हैं दैट इज x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0.9 mm. सो दिस इज द स्पेसिंग बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिमा ड्यू टू द 2 वेवलेंथ्स, इन 2 वेवलेंथ्स की वजह से जो सेपरेशन आपके पास आ। नेक्स्ट वन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं थोड़ा सा हम लोग किस तरीके से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। इसमें बोला गया कि दैट इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट मिनिमम फॉर रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 660 नैनोमीटर coincide with the first maxima of some other wavelength lambda। तो मैंने इसको मान लिया लैम्डा 1 किसी दूसरी वेवलेंथ लैम्डा के किसके साथ, इसका जो फर्स्ट मिनिमा है आपके पास दैट इन द एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट मिनिमा ऑफ दिस वेवलेंथ दैट कोइंसाइड विद द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ दिस वेवलेंथ, इसके साथ जो है कोइंसाइड कर रहा है, हम लोगों ने लैम्डा निकालना है। क्वेश्चन को समझो, इसका जो फर्स्ट मिनिमा है, इसका इस वेवलेंथ का जो फर्स्ट मिनिमा है दैट कोइंसाइड विद द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ दिस वेवलेंथ, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वेवलेंथ। इसका मतलब डिस्टेंस तो बराबर है, कहां से, सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस बराबर है। पहले मिनिमा के लिए देखते हैं हम लोग, मिनिमा के लिए डिस्टेंस कितनी होती है आपके पास, दैट इज, अगर बात करें हम लोग कि फर्स्ट है n की वैल्यू की तो कितनी है 1 है हमारे पास, तो मिनिमा के लिए कंडीशन आती है आपके पास क्या है, n लैम्डा 1 डी बाई ए दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 डी बाई ए, यही आएगा आपके पास, कंडीशन तो यही है। अब क्योंकि हमारे पास n है 1 डी बाई ए से डी बाई ए कैंसिल आउट हो गए, n की वैल्यू 1 रख, चलो पहले ऐसे लिख दिया मैंने दिस वन दैट इज 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, n की वैल्यू 1 रख दो, तो आगे यहाँ से लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3/2 और ये लैम्डा, सो लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ लैम्डा 1, बस निकल गए वेवलेंथ। सो लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू ये कितनी थी 660 नैनोमीटर, सो लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू
220 नैनोमीटर, तो आपके पास कितने आ गए, दैट इज इक्वल टू 440 नैनोमीटर। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। बस इसको कंडीशन लगाने आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जब कंसाइड कर रहे हैं तो सेंटर से डिस्टेंस क्या है, बराबर है, तो बस उसी डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर कंपेयर कर दिया, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं यहाँ पर। रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम, ये दे रखी है आपके पास 6500 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज 65 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, falls on a slit 0.5 mm, 0.5 into 10⁻³ meter means 5 into 10⁻⁴ meter wide. Calculate the distance between two dark bands on each side of central bright band of the diffraction pattern observed on the screen placed 1.8 meter from the slit. स्क्रीन की डिस्टेंस दे दी गई है 1.8 मीटर। दो डार्क बैंड के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जो कि ध्यान से देखें आप, क्वेश्चन को ऐसे समझें, ये बोला गया है ऐसे, इन दो डार्क बैंड्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी। इट मींस दैट दिस इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है दैट द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, भले ही 18 इंटू 10⁻⁻1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लिख लें अगर हम लोग, तो हम लोग सीधा फार्मूला ये लगा देंगे यहाँ पर। ये बोला गया है कि दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क बैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, तो दैट इज 2x दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा d बाई a, ये हम लोगों ने निकाला। तो लैम्डा कितना है आपके पास, 65 इंटू 10⁻⁸, 18 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन a आपके पास कितना है, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁴, ये चला गया, दिस इज 13 ये 18 2 36, 10⁻, यहाँ पर आपके पास दिस इज -9 और ये 4, 10⁻⁻5 मीटर, ठीक है, 78 रहते हैं 39 और 7 46, यहाँ से मैं इसको लिख लूँ 4.68 इंटू 10⁻³ मीटर और 2x दैट इज इक्वल टू 4.68 m। चलो एक और देखते हैं, एक थोड़ा सा ध्यान दें, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से समझें, इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से समझें बेटा। Question number 6. A plane wavefront of wavelength 6 into 10⁻⁻7 meter falls on a slit of width 0.4 mm. Slit 0.4 mm wide, मतलब 0.4 into 10⁻³ meter, that is 4 into 10⁻⁴ meter, ये हमारे पास है। A convex lens of focal length 0.8 meter, 0.8 मीटर मीन्स आपके पास 0.
इसको मैं लिख लूँ 8 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, दैट इज इक्वल टू डी। एफ इज इक्वल टू डी के बराबर माना हुआ है हम लोग ने डिफ्रैक्शन में। बिहाइंड द स्लिट फोकसेस द लाइट ऑन द स्क्रीन, व्हाट इज द लीनियर डायमीटर ऑफ फर्स्ट मिनिमम एंड सेकंड मैक्सिमम। फर्स्ट मिनिमम एंड सेकंड मैक्सिमम डायमीटर निकालना है हम लोगों ने। तो डायमीटर निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास जो फ्रिंजेस बनी, ये ऐसे फ्रिंजेस बनी, ये जो डिस्टेंस निकलती है ये हमारे पास निकलती है रेडियस के बराबर। तो इसका डबल करना है हम लोगों ने। अब जब भी डायमीटर आप लोगों से पूछा गया हो, इसकी विड्थ पूछी गई हो, ये पोजीशन जो निकलती है हमारे पास, ध्यान दिया हम लोग, जो पोजीशन निकलती है, तो पोजीशन हमारे पास सिंपली क्या निकलती है यहाँ पर, पोजीशन ये वाली, ये पोजीशन हमारे पास किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू रेडियस। इसको हमेशा क्या करना है आप लोगों ने, डबल कर करके चलना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देते हैं हम लोग कि किस तरीके से आप लोगों के पास ये आएगा। तो पोजीशन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। सो पहले बात की गई है किसकी, डायमीटर ऑफ फर्स्ट मिनिमम का डायमीटर निकालना है हम लोगों ने, ठीक है। सो हम लोग दो तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। या तो आप लोग कर लो साइन थीटा से काम कर लो, क्योंकि हम लोगों ने निकाला था फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन ए साइन थीटा दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, एन लैम्डा के बराबर। तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए के बराबर आपके पास ये एक्स बाई डी के बराबर आ गया था आपके पास, पोजीशन आ गई थी। तो एक्स हमारे पास जो भी आया था, वैल्यू आई थी आपके पास, वो मिनिमा के लिए आपके पास यहाँ पर आ गई थी कंडीशन, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर बात करनी किसकी, डायमीटर जब भी निकालेंगे तो पहले बात करते हैं हम लोग इसकी यहाँ पर मिनिमा के लिए। तो पहले एक्स निकाल लेते हैं मिनिमा के लिए, दैट इज एल लैम्डा डी बाई ए। एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एन की वैल्यू 1 है, इन दिस केस n इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा कितना है बेटा, 6 इंटू 10⁻⁻7। डी है आपके पास 8 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन ए है आपके पास 4 इंटू 10⁻⁻4। ये 2 हो गया आपके पास, 6 2 का कितना हो गया 12 इंटू 10⁻⁻4 मीटर बच गया। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1.2 इंटू 10⁻3 मीटर, मीन्स x इज इक्वल टू 1.2 mm। तो डायमीटर दैट इज इक्वल टू 2x दैट इज इक्वल टू 2.4 mm। मतलब डबल करना है आप लोगों ने, बात ध्यान रखना है। इस तरीके से आप लोगों के पास क्वेश्चन है। सेकंड वन आप लोग क्या निकालोगे, सेकंड मैक्सिमा के लिए निकालोगे। तो n कितना हो गया 2, मैक्सिमा की कंडीशन है तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। सो x इज इक्वल टू ये कितना आ गया 5/2 लैम्डा डी बाई ए के बराबर, ऐसे डी बाई, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 5/2 लैम्डा आपके पास कितना है 6 इंटू 10⁻⁻7, डी आपके पास 8 इंटू 10⁻⁻1 और ए की वैल्यू आपके पास है 4 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ये 4 2 8 है, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास 30 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। So x is equal to 3 into 10⁻³ मीटर, मीन्स आपके पास 3 mm हो गया। तो डायमीटर दैट इज इक्वल टू 2x दैट इज इक्वल टू 6 mm के बराबर आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से करें, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। A slit of width A
विड्थ दे दी गई स्लिट की ए के बराबर दी गई है हमारे पास। इज इल्यूमिनेटेड बाय अ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम। 6500 एंगस्ट्रॉम मतलब आपके पास 6500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज इक्वल टू 65 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ये हमारे पास आ गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए विल बी द, पहला बोला गया है द फर्स्ट मिनिमम n1, मतलब कौन सा मिनिमम falls at an angle of 30 डिग्री, और दूसरा बोला गया है आपके पास सेकंड द फर्स्ट मैक्सिमम, ये है क्या मैक्सिमम, falls at an angle of 30 डिग्री। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ए की ही वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास हमें पता है कि दैट व्हाट ए साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा। रख दे वैल्यू, ए निकालना है साइन ऑफ 30 डिग्री 1 इंटू लैम्डा 65 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। सो a इंटू 1/2 इज इक्वल टू 65 इंटू 10⁻⁻8, a is equal to 2 into 65 into 10⁻⁸ meter. So a is equal to 130 into 10⁻⁸ meter. So a that comes out to be 1.3 into 10⁻⁶ meter. ये आएगा आपके पास, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, फर्स्ट मैक्सिमम हो गया इसका आंसर। मैक्सिमा के लिए क्या था, ए साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2n+1 λ/2। कंडीशन तो यही थी हमारे पास, इसमें डी नहीं आता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर ए निकालना है साइन ऑफ 30 डिग्री, एन कितना है 1 है, तो यहाँ से कितना हो गया 2 इंटू 1 2 + 1 3, तो ये आ गया 3/2 इंटू लैम्डा कितना है 65 इंटू 10⁻⁻8 के बराबर। सो a इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3/2 इंटू 65 इंटू 10⁻⁻8 इस 2 से 2 कैंसल आउट। सो a इज इक्वल टू 3 इंटू 65 इंटू 10⁻⁸ मीटर। सो a इज इक्वल टू 3 15 6 18 और 19। So a is equal to 1.95 into 10⁻⁶ मीटर। इस तरीके से आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को दिए जाएंगे, उनको अच्छे से बेटा आप लोगों ने सॉल्व करना है। डिफ्रैक्शन का पैटर्न आप लोगों ने समझना है। इंटरफियरेंस का टेस्ट है आप लोगों का इंटरफियरेंस तक, उसको भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। ओके।